पॉलिनोमियल। क्या है? चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल। देखो आपका ये जो रिवीजन हो रहा है ना, 26 से आपका एग्ज़ाम है PT1, उसके लिए भी हो जाएगा। 4-5 चैप्टर उसी में आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से, जो बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं थोड़े वीक हैं, वो ध्यान से देखिए। तो पॉलिनोमियल किसका चैप्टर है? अलजेब्रा का। किसका है बोलिए? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होती है? इसमें हम नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? कुछ इक्वेशन बनाते हैं जिनमें हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, किसी अननोन वैल्यू को निकालने। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो मेन टर्म आता है वो यही आता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे हम अल्फ़ाबेट्स को जब नंबर्स के साथ में 4 ऑपरेशन के साथ लेते हैं, जैसे क्या क्या ले सकते हैं? एडिशन में ले सकते हैं, है ना? जैसे एडिशन में मतलब जैसे मैं लिखूँ 2 + x, तो मैंने एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर को एडिशन में ले लिया। या सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं कि नहीं? जैसे 5 - x या 5 - y, कुछ भी लिख लीजिए। या फिर हम मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, या फिर डिवीज़न में ले सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन ही मेन होती है मैथ्स में, पूरी मैथमेटिक्स इसी पे होती है। ठीक है, तो जैसे 5y लिख दिया है, यहाँ पर y/5 लिख दिया, तो ये 4 तरीके के ऑपरेशंस हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है, देखो ये जो है ये सिंगल टर्म है, 1 टर्म है इसमें, और ये भी सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है इसमें। लेकिन इन दोनों में 2 टर्म है। इन दोनों में कितने टर्म है? 2 टर्म। तो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो एक तरीके की इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स और इसको नंबर्स को साथ में ऑपरेट करके कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की सबसे पहले होती है नेमिंग। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल का नाम पता होना चाहिए कि नाम उसका कैसे और क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो नाम 2 तरीके से हम बोलते हैं। पॉलिनोमियल की जो नेमिंग होती है ना, नेमिंग वो कितनी तरीके से होती है? 2 तरीके से होती है। पॉलिनोमियल की नेमिंग कितने तरीके से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। एक करते हैं हम इसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, और दूसरा हम करते हैं डिग्री, या किसी को पावर तो नहीं कहेंगे, इसको हाईएस्ट पावर देंगे। क्या देंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको? कौन बताएगा? पहले भी पढ़ा चुकी, नया थोड़ी पढ़ा रही। चलते अल्फ़ाबेट को वेरिएबल क्यों कहते हैं? बताइए, कौन बताएगा? अल्फ़ाबेट को वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? हमारे मेरी क्लास कुछ मत पढ़ना घर में, ऐसे तुम लोग ब्लैंक बैठे रहते हो। जैसे कि ये तो क्लास 8th में भी बताया गया होगा, 9th वहाँ पे भी है ये अलजेब्रा का चैप्टर, 9th में भी है, फिर 10th में भी है। पॉलिनोमियल्स 9th में भी था कि नहीं था? अरे 9th में था पॉलिनोमियल, तो वहाँ आपको नहीं बताया गया वेरिएबल किसको कहते हैं? हाँ, खड़े होकर बताओ। जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी करती है का मतलब चेंज होती है। चेंज होने का मतलब है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग हो जाती है। तो वैल्यू किसकी वेरी करेगी? अल्फ़ाबेट्स की करती है। किसकी करेगी? अल्फ़ाबेट्स की। क्या नंबर की वैल्यू वेरी कर सकती है? अरे नंबर वेरिएबल हो सकता है? नहीं भाई, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में आ जाए 1 1 ही रहेगा, 100 100 ही रहेगा। लेकिन x, एक क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आती है, तो दूसरे में कुछ आती है, तो तीसरे में कुछ आती है। माने x जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि y ले रहे हैं या ABCD ले रहे हैं, उसकी कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है कि इस क्वेश्चन में जितनी वैल्यू आ गई अब साथ जिंदगी उतनी वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं है। वो हर क्वेश्चन में चेंज होती है उसकी वैल्यू, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो जो इक्वेशन हमारी बनती है उसमें जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उनकी कुछ पावर्स हमको दिखाई देती है।
आपने देखा ही होगा, ये इतनी सारी इक्वेशन आपको यहाँ पर भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इतनी सारी इक्वेशन दिख रही है ये। ठीक है, इतनी सारी इक्वेशन दिख रही है, अलग अलग है कई सारी। तो इसमें आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे और वेरिएबल की कुछ पावर्स भी दिखाई दे रही है। तो ये जो वेरिएबल की पावर है, इसमें सारी पावर एक जैसे नहीं होती। जैसे क्यूब, पहला टर्म भी क्यूब में, दूसरा भी क्यूब में, तीसरा भी क्यूब में, चौथा भी क्यूब में, ऐसा तो नहीं होगा। या तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर होगी या डिसेंडिंग में होगी। जैसे क्यूब होगा पहले, फिर स्क्वायर होगा, फिर सिंगल एक्स होगा। तो उनमें से जो सबसे बड़ी पावर है उस वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम इन दो हिसाब से हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। इन दो तरीके चेंज कर दो। हिसाब से हम नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, पॉलिनोमियल लिखा मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं? टर्म जो डिसाइड होते हैं या डिवाइड होते हैं ना, वो प्लस या माइनस के साइन से डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे अगर मैंने खाली एक ये लिखा 5x, इसमें कहीं प्लस माइनस का साइन है? नहीं है। तो ये सिंगल टर्म हुआ। ये कितना टर्म हुआ? सिंगल, एक ही टर्म हुआ। ये कितना टर्म हुआ? एक ही टर्म। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 5x + 2, तो एक प्लस का साइन आ गया ना, तो यानी दो टर्म। कितने टर्म हो गए? दो। मल्टीप्लाई से टर्म डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, डिवीजन से भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। किससे होता है? प्लस या माइनस के साइन से। फिर मैं एक और इक्वेशन लिख देती हूँ। मैंने लिखा 5x² + 3x + 1। अब इसमें कितने साइन आ गए? दो। तो यानी टर्म कितने हो गए? 3। टर्म कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। एक ये और एक ये। इसी तरीके से टर्म चेंज हो जाते हैं। अब मैं लिख दूँ 7x³ - 6x² + x + 2 = 0। अब इसमें कितने साइन आ गए? इसमें साइन आ गए 1, 2, 3। तो जितने साइन आपको दिखाई देंगे, टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, टर्म उससे क्या होता है? एक ज़्यादा। तो ये हुए नंबर ऑफ टर्म। अब इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है और यहाँ पर 4 टर्म। तो जिसमें एक टर्म होता है, सिर्फ एक ही टर्म जिसमें होता है, उसका नाम होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसका नाम होता है बाइनोमियल। क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होते हैं उसका होता है ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म होते हैं उसका नाम होता है टेट्रानोमियल। क्या नाम होता है? टेट्रानोमियल। ये इनके नाम हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल। ठीक है, और भी आगे को होते हैं पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। उसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है ये हुए नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। अब अगला आएगा डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से आएगा? डिग्री के हिसाब से कैसे नेमिंग होती है? डिग्री के हिसाब से नेमिंग। ठीक है, तो देखो, अब डिग्री के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा x + 2, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। पावर कितनी है? 1 है। फिर मैंने लिखा 3x² + 5x, इसमें कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट कितनी होगी? फिर मैंने लिखा 7y³ - 2y + 1, इसमें कितनी है? और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6x4। इक्वेशन x या y किसी में भी हो सकती है, ये हमारी मर्जी है, या जैसा क्वेश्चन में दिया हो।
5x² + 4x + 2, ये एक इक्वेशन है। इसमें पावर कितनी है? ठीक है, तो जब हम डिग्री के हिसाब से, तो इसकी ये डिग्री हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई? 1, इसकी डिग्री कितनी हुई? ये सब इनकी डिग्री है। क्या है ये? डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये भी आता है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपने आप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर। 4 आपको इक्वेशन दे दी और बोला कि डिग्री बताओ, एक एक को आधा आधा नंबर का रख दिया। देखो पीटी में तो 40 ही नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या कहते हैं? लीनियर, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉल कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये इनके नाम, यहीं तक आपके सिलेबस में। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आपने बहुत कहते हैं ना हम, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो एक चैप्टर ही है, आपकी पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया ना। तो लीनियर इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशन आप लिखते हैं वो ऐसे ही लिखी जाती है, मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसका नाम लीनियर क्यों होता है? ये लाइन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन होती है? लाइन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अभी इसमें पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करना आपने पढ़ ही लिया आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2। लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने फैक्टर आ सकते हैं? अगर लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है, जैसे कि ये, अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो या इसका 0 निकालो, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा? -2। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू इस इक्वेशन से x की आ सकती है? नहीं। तो जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है तो उसकी एक और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आती है। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन एक, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही वेरिएबल में हो सकती है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देती है, जो इसको सेटिस्फाई कर देती है। ठीक है, तो जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो, 3 में हो, 4 में हो और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह 1 रखो तब भी 2 आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, होगी। x की जगह -2 रख दो, y की जगह 4 रख दो तब भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, 2 आ जाएगा ना इधर भी 2। x की जगह 6 रख दूँ, x की जगह 6 रख दूँ, y की जगह -4 रख दूँ तब भी इक्वेशन वैल्यू। तो ये देखो x की 3 वैल्यू हो गई, ये 3 ये हो गई y की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो इसको, जैसे x की जगह 100 रख दूँ, y की जगह कितने रख दूँ? 98, तब भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब इक्वेशन 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में, किसकी बात कर रही हूँ मैं? लीनियर इक्वेशन। किसकी बात कर रही हूँ? लीनियर। तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। एक ही चीज़ के 2 आंसर हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे, तो पहले आपको ये कहना है कि पहले आप क्लैरिफाई करिए कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल में। अगर फिर आपको वो बताता है कि जिस लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक ही वेरिएबल में, तो आप कहेंगे उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। और अगर वो आपसे कहे कि एक से ज़्यादा वेरिएबल में, फिर एक से ज़्यादा चाहे कितने भी हो, तो आप कहेंगे उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, आपको कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक तो मैं आपको बता चुकी, लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बता दिया? हाँ, नहीं बोलेंगे भाई, गजब बच्चे हैं, मुँह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं लीनियर बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा? जिसकी डिग्री 2। कितनी होगी उसकी डिग्री? ठीक है, ये हो गया लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब आ जाओ आगे। उसके बाद है क्यूबिक भी बता दिया, क्यूबिक बता दिया, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्यूबिक कहलाता है। अब इसके जीरोज हैं, ठीक है, इसके जीरोज देखो। उसके बाद है जीरोज ऑफ द डिग्री, तो अब आप समझ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द
जीरोस क्या होते हैं? जीरोस इसी के बहुत सारे नाम होते हैं। जीरोस को ही कहते हैं फैक्टर, जीरोस को ही कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। जीरोस को ही जीरोस भी सीखते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी पूछा जाए, फाइंड द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, वही मतलब है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वही मतलब है। फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, वही मतलब है, ठीक है। तो फैक्टर और जीरो में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन फैक्टराइज की, फॉर एग्जाम्पल मैं 5x² + 4x प्लस, ये इक्वेशन के फैक्टर ये नहीं आएंगे, मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल दे दूँ। मान लीजिए इसके फैक्टर आए x + 4 x + 5, एक एग्जाम्पल है ये मत सोच लेना इसके फैक्टर नहीं आए। तो ये जो दो निकले हैं ना, ये इसके फैक्टर, ये क्या है इसके फैक्टर। और इनको जब मैं एक एक करके 0 के बराबर रखती हूँ ना, जैसे x + 4 = 0 रखूँगी तो x की वैल्यू कितनी आई? -4। और जब मैं x + 5 = 0 रखूँगी तो x की वैल्यू कितनी आई? -5। तो ये जो -4 और -5 आई, ये इसके 0, इतना ही फर्क होता है जीरो और फैक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है। इस मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया। एक स्टेप पहले की बात है ये फैक्टर को फिर 0 के बराबर रख सकते हो, 0 से निकल आते। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट। क्या होते हैं कोफिशिएंट? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अच्छा, जीरोस का आप मतलब क्या समझे? इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीरो, सोल्यूशन या फैक्टर। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। जैसे 7x² + 5x - 1 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट बताओ, और वो खाली कोफिशिएंट बताओ नहीं कहेगा आपसे कहेगा इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट बताओ। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7, ठीक है। और x का हो गया 5, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। इसमें एक खास बात होती है, अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो आप इसको -5 कहते हैं। कोफिशिएंट बताते समय हमेशा उसको साइन के साथ ही बताएं। आप कितने अच्छे बच्चे हैं बेटा, मेरे को आश्चर्य हो रहा। आप सारे बैठे हैं, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट नोटिंग एनीथिंग। आप कोई भी चीज़ नोट नहीं कर रहे, आप ऐसे बैठे हैं जैसे कि कथा सुन रहे हैं। क्या इतना शार्प आपका माइंड है कि आपको सारी चीज़ याद रहेंगी? कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा क्लास में आप नोट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन उतारने को मैं मना करती हूँ, पर जो मैं इसके बारे में थ्योरी बता रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप शॉर्टकट में शॉर्ट नोट्स की तरह नोट कर सकते हैं, जो एकदम से बुक में इतना क्लियरली नहीं मिलता है, पूरी कहानी मिलती है, शॉर्टकट में नहीं मिलता, उसको आपको नोट करना चाहिए। और वो भी मैथ्स और साइंस के पीरियड में ये बताने वाली बात नहीं है। ये मुझे नहीं सीखना है, ये आपको सीखना है। जब हम पढ़ते समय जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं उतनी वो चीज़ हमें याद रहती है। जैसे जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, अभी आप सिर्फ एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 का आप आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, साथ में हाथों से लिखिए भी, तो आपको उसमें 3 सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। तो वो चीज़ जिस चीज़ को हम लिख लेते हैं वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। आप कुछ नोट नहीं करना चाहते, ना पढ़ना चाहते घर में, ना खुद से, ना कोई पढ़ाए था, सारे के सारे बैठ के बच्चे कथा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी इसी को, यही लेक्चर अभी खत्म होने का दोबारा पूछ लूँगी, आधे बच्चों को, आधे से ज़्यादा को नहीं आएगा मैंने क्या क्या बताया। हो गया?
क्वेश्चन पूछता है कैसा, क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसको मैं अपने मन से भी बना के दे सकती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। और मैंने पॉलिनोमियल दे दिया तुम्हें 5x³ - 7x² + 3 ये मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया। और मैंने कहा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू निकाली। तो आप इसको पहले लिखेंगे px। px का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x। क्या मतलब हुआ? इसको क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल इन x। क्यों लिखा मैंने इसको px? क्योंकि ये इक्वेशन x में दी हुई है। अगर y में दी होती तो मैं लिखती इसको py। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन x आपने लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग, पहले आप इस पर वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, या इन px से लिख सकते हैं। x की जगह 0 जब आप लगाएंगे तो इस साइड भी आप वही लिखेंगे, p0 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 0 का क्यों। अब सोचो, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए एग्जाम में। देखो, जहाँ भी x मल्टीप्लाइड है और x की वैल्यू को 0 रख रहे हो, चाहे उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, 100, 1000, 2000, तो वो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी x आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा? 3। भले ही एग्जाम में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पर एक ही नज़र में आंसर हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर 3 आए। एग्जाम में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, ऐसे रख के भी दिखाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करके 0, लास्ट में आप इसकी लाइन लिखेंगे 0 - 0 + इक्वल्स टू 3। और जब x इक्वल्स टू -1 रखोगे तो -1 का जब ऑड पावर करते हैं तो -1 ही रहेगा। तो -1 × 5 क्या हो जाएगा? -5। और जब -1 का स्क्वायर हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो साथ में -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 और +3, तो कितना बचेगा? 7 और 5 -12 + 3 यानी -9। तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में भी होनी चाहिए क्विकली, एकदम ये नहीं कि घंटों लग रहे हैं आपको। स्टेप बाय स्टेप दिखाना ज़रूर होता है, लेकिन देखो इसमें मैंने आपको ये बताया, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें ये है, ये देखो x इक्वल्स टू k पर वैल्यू निकालना। x इक्वल्स टू k का मतलब x इक्वल्स टू कुछ भी, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, कुछ भी दिया जा सकता है। मतलब x इक्वल्स टू k पर वैल्यू निकालना भी आपके सिलेबस में है ये। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, बच्चे आ जाएंगे।